हाँ जी बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा हम अध्ययन करेंगे स्टीम सेल के बारे में। स्तंभ कोशिका पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे स्टेम सेल्स या स्तंभ कोशिकाएं। स्तंभ कोशिकाएं देखो क्या होती है। स्टीम सेल या स्तंभ कोशिकाएं, इसके बारे में समझना है। कितने इनके टाइप होते हैं स्टेम सेल्स के, क्या इनके यूज हो सकते हैं, इन पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सेल के बारे में हम सभी समझते हैं कि एक सेल होती है। बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम सेल को मानते हैं। क्लियर है। अब अलग अलग जो एनिमल होते हैं उनके अंदर आप कुछ एक चीजों को आपने फील किया होगा। जैसे एक शब्द आता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन है। जैसे छिपकली के अंदर देखा होगा, लिजर्ड के अंदर कई बार आप मारते हो पूंछ टूट जाती है। एक्चुअल में टूटती नहीं, वो गिराती है अपने शत्रु को भ्रमित करने के लिए। लेकिन कारण जो भी हो, उसके अंदर टेल दोबारा से बनती कि नहीं बनती है। इसका मतलब उसकी टेल के अंदर क्या है, रीजनरेशन की पावर है। एक प्राणी होता है प्लेनेरिया या डुगेसिया, इसकी बॉडी के आप टुकड़े कर दोगे, दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। ऐसे टुकड़ों कर दोगे, दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। बॉडी के जितने टुकड़े कर दोगे उतने प्लेनेरिया बन जाएंगे। हाइड्रा में ऐसा होता है, बॉडी का कोई हिस्सा तोड़कर अलग करते हो आप, नया हाइड्रा बन जाएगा। अब इसके अंदर ऐसी क्या पावर थी कि हमने इसके टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी इसके नए सदस्य बन गए। क्या हमारी बॉडी में ऐसा हो जाएगा कि हम हमारी बॉडी का कोई हिस्सा काट दें तो नया एक से दो ह्यूमन बन जाएंगे? नहीं। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रीजनरेशन की क्षमता होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी घाव होता है, वो घाव होगा वो दोबारा से भर सकता है, यानी वोंड हीलिंग तक की पावर है। तो जो सेल होती है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है उनके अंदर अलग अलग पोटेंसी होती है, यानी क्षमता होती है। अब एक की सेल है, वो पूरी बॉडी बना रही है या बॉडी का ऑर्गन बना रही है। एक की सेल ऐसी है जो ओनली फॉर कुछ ग्रुप या टिश्यू ही बना पा रही है। इसका मतलब सेल के अंदर पोटेंसी यानी पावर अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है, और इसी पोटेंसी के बेस पर हम सेल को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम सेल की, कि स्टेम सेल कहेंगे किसको। एक तो एक नॉर्मल सेल है, क्लियर है, जो डिवीजन करके क्या कर सकती है, अपने जैसी ही सेल बना सकती है। बाकी कोई स्पेशल सेल का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। लेकिन एक ऐसी सेल जो अपने जैसी सेल तो बना ही सकती है, मतलब रिन्यूअल हो जाएगी वो, लेकिन इसके साथ में वो स्पेशल सेल का फॉर्मेशन भी कर सकती है। जो स्पेशलाइज्ड सेल भी बना सकती है, ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, ऐसी सेल को बोलेंगे स्टेम सेल। यानी ऐसी सेल जो अपने जैसी सेल बना सकती है, साथ में स्पेशलाइज्ड सेल का भी फॉर्मेशन कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम सेल बोलेंगे, स्तंभ कोशिका बोल देंगे। अब अभी हमने बात की कि अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग रीजनरेशन की पावर है। अब सिलामेंडर की बात करोगे तो सिलामेंडर में जो लिम्ब होती है, भुजा होती है, उसको आप काट देते हो दोबारा से बन जाती है। उनमें भुजा बनाने की क्षमता है, हमारी बॉडी में घाव भरने की क्षमता है। इसका मतलब अलग अलग सेल की पोटेंसी क्या है, अलग अलग है। यदि सब में एक जैसी होती तो हमारे में भी कोई जैसे ऑर्गन डैमेज हो जाता तो वो लिजर्ड की तरह या फिर सिलामेंडर की तरह दोबारा बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जितने हायर डेवलप्ड एनिमल होंगे उनके अंदर उतनी ही कम रीजनरेशन की पावर होगी, उतनी ही कम पुनरुद्भवन की क्षमता उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो क्या पोटेंसी है सेल की, उसके बेस पे हम स्टेम सेल को डिवाइड कर सकते हैं कुछ टाइप्स के अंदर।
टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स ऑन द basis of potency। क्षमता के आधार पर स्तंभ कोशिका के प्रकार है, और इसके आधार पर स्तंभ कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक होती है टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, दूसरी बोलेंगे प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और थर्ड लेंगे अपन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, हिंदी में इनको बोलेंगे पूर्ण सख्त कोशिका बोलेंगे टोटीपोटेंसी को। प्लूरिपोटेंट है, इसको बोलेंगे अनेक क्षम, और मल्टीपोटेंट को बोलेंगे बहुक्षम स्तंभ कोशिका। अब पोटेंसी हमने देख लेंगे कि पोटेंसी के बेस पे अलग अलग टाइप की है। अब इसमें भी इनकी क्या पोटेंसी है वो देखेंगे। सबसे पहले टोटीपोटेंट की बात करें। टोटीपोटेंट स्टेम सेल, पूर्ण सख्त स्तंभ कोशिका, पूर्ण सख्त स्तंभ कोशिका। मान लीजिए ये एक सेल है, और ये सेल, इसके अंदर ऐसी पोटेंसी है कि एक कंप्लीट बॉडी बना सकती है। यानी संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी स्टेम सेल को बोलेंगे हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल। यानी ऐसी कोशिका जो संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण बॉडी का निर्माण कर सकती है, उसको पूर्ण सख्त स्तंभ कोशिका कहा जाता है। किसके अंदर मिलेगी ऐसी पोटेंसी कि एक सेल से पूरी बॉडी बन जाती है? क्या बॉडी की कोई सेल लेंगे तो उससे क्या नई बॉडी बन जाएगी? नहीं, ये क्षमता या पोटेंसी ओनली फॉर किस में मिलती है? जाइगोट के अंदर। युग्मनज या जाइगोट है, उसमें टोटीपोटेंसी की पोटेंसी मिलेगी। यानी जाइगोट से पूरा का पूरा, हम देखते हैं स्पर्म ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट पैटर्न जब हम पढ़ते हैं, स्पर्म ओवम, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के तहत क्या बनेगा? एक सेल बनेगी। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट आगे डेवलपमेंट के द्वारा कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगी, इसी से भ्रूण बनेगा। यानी एक सेल से पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो ऐसी पोटेंसी को बोलेंगे हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल। यानी सेल है और एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है, उसको टोटीपोटेंट स्टेम सेल हम कहेंगे। एग्जाम्पल देखें तो वो क्या हो जाएगा? जाइगोट हो जाएगा। दूसरी जो है वो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, बहुक्षम स्तंभ कोशिका, सॉरी अनेक क्षम, इसको बोलेंगे अनेक क्षम, बहुक्षम बोलेंगे मल्टीपोटेंट को। इंग्लिश वाले शब्द याद रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा इनमें। अनेक क्षम
स्तंभ कोशिका। अब देखो इनकी जो पोटेंसी होती है, पहली पढ़ी अपने टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। सबसे ज्यादा पोटेंसी किसकी? प्लूरीपोटेंट की, उनसे थोड़ी कम प्लूरी, पहले सबसे ज्यादा टोटीपोटेंट की, उससे कम प्लूरीपोटेंट की, सबसे कम पोटेंसी क्या है? वो मल्टीपोटेंट की होगी। तो इनकी पोटेंसी होती है वो क्या होती है? डाउन होती है, किन की तुलना में? टोटीपोटेंट की तुलना में। जो टोटीपोटेंट सेल होंगी, टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, इनकी तुलना में इनकी जो पोटेंसी है, क्षमता है, वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है। यानी ये मोस्ट ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है बॉडी का, लेकिन कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। यानी उनकी तुलना में थोड़ी पोटेंसी कम हो गई, इसलिए ऐसी स्टेम सेल को बोलेंगे हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है ICM, इनर सेल मास। क्या ये ICM? इसको देखते हैं। अभी हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? जाइगोट एक सेल है, और यही सेल आगे चलकर कंप्लीट एम्ब्रियो बना देगी, यानी बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देगी। तो ऐसी पोटेंसी को हमने बोला टोटी पोटेंट स्टेम सेल। लेकिन जब डेवलपमेंट होगा तो एक दिन में तो कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा नहीं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इनके अंदर क्या होगा? ये अपनी अलग अलग अवस्थाओं में आएगा। इसके बाद में आपको पता है इसके अंदर डिवीजन होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज के बाद में क्या बनेगा? मोरूला भी आएगा, ब्लास्टुला भी आएगा। यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ये मैं एक तरफ का पार्ट बना रहा हूं, ये मान लीजिए यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहां फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर और जाइगोट बना। अब ये जाइगोट डिवीजन करेगा, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, 16, इस प्रकार से बनती चली जाएंगी, और अंत में ये यहां आकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। और यूट्रस के अंदर जब इसका इम्प्लांटेशन होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर होगा? उसको बोलेंगे अपन ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में भी ह्यूमन का जो ब्लास्टुला होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यहां पर सेल की लेयर होगी, सेल्स की लेयर होगी। इस लेयर को बोला जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर एक सेल का ग्रुप होगा, इसके अंदर सेल का एक ग्रुप होगा। इस सेल के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? ICM, इनर सेल मास। देखो यहां पर जाइगोट था, जाइगोट से आगे चलकर क्या बना है? ये ब्लास्टुला स्टेज है, यानी ब्लास्टोसिस्ट बना जो ह्यूमन का बना है। इसके अंदर पावर थी एम्ब्रियो बनाने की भी, और एम्ब्रियो के साथ में प्लेसेंटा बनाने की भी, क्योंकि यहां पर जब यूट्रस के अंदर इसका इम्प्लांटेशन होगा तो इससे एम्ब्रियो भी बनेगा। ये देखो यहां से जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे चलकर क्या बनाएगी? ये बनाएगी प्लेसेंटा, इससे बनेगी प्लेसेंटा। ICM है, इससे क्या बनेंगे? सारे एम्ब्रियोनिक ऑर्गन बनेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ये चीज? अब जाइगोट के अंदर तो ये पावर थी प्लेसेंटा फॉर्मेशन की भी, और इसके साथ में ICM की भी। लेकिन जो ICM है, यहां पर देखो ICM की जो सेल है इनमें एम्ब्रियो की बनाने की तो पावर है, लेकिन प्लेसेंटा बनाने की नहीं है। इसका मतलब टोटीपोटेंट की तुलना में इनकी पोटेंसी डिक्रीज हो गई कि नहीं होगी? थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्टेम सेल को बोलेंगे अपन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। किसके अंदर मिलेंगी? ICM के अंदर मिलने वाली है। अब चलते हैं जो थर्ड स्टेम सेल हमारी, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल।
मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, बहुक्षम स्तंभ कोशिका। बहुक्षम स्तंभ कोशिका। टोटिपोटेंसी की, टोटिपोटेंट स्टेम सेल की पोटेंसी सबसे ज्यादा थी, प्लूरिपोटेंट की उसकी थोड़ी सी और ज्यादा डाउन हो गई, मल्टीपोटेंट की उससे भी कम हो जाती है। यानी अब ये यहां पर मोस्टली ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। टोटिपोटेंट कंप्लीट बॉडी बनाने की उसमें पोटेंसी थी, प्लूरिपोटेंट में ओनली ऑर्गन बनाने की, मोस्टली ऑर्गन, मोस्ट ऑफ ऑर्गन बनाने की थी, क्योंकि पूरा एम्ब्रियो बन रहा था, ओनली प्लेसेंटा को छोड़ दे तो। लेकिन यहां पर क्या करेंगी ये सेल, कुछ सेल का ही, यानी क्या करेंगी, कुछ स्पेशल सेल का ही फॉर्मेशन कर पाएंगे। इनमें इतनी पोटेंसी होगी कि कुछ विशिष्ट सेल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। जैसे जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल होती है। आपको पता है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स है, एक निश्चित समय के बाद में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी दोबारा बनती रहती है। इसका मतलब इनको बनाने वाली कोई न कोई तो ऐसी सेल है जिनसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, और वो क्या बना रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर रही है। और ये जो जिन सेल से बनती हैं उनको बोला जाता है इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल। यानी यहां पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल होंगी जिनको बोलेंगे इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल। और इन्हीं इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल है, इनसे आगे चलकर क्या बनेगी, ब्लड कार्पसेल्स बनती हैं, और रुधिर कणिकाओं का फॉर्मेशन इनसे होता है। अब इनके अंदर क्या है, ब्लड कार्पसेल्स तो बना सकती हैं, लेकिन एम्ब्रियो के अलग ऑर्गन नहीं बना सकती, या ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो इनकी पोटेंसी हम बाकी की दो की तुलना में देखें तो कम होती है। यानी ऐसी स्टेम सेल जो कुछ ही सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं उनको बोलेंगे अपन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। जैसे एग्जांपल देखें तो इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल, रक्त उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं, यानी जो रक्त का उत्पादन करने वाली सेल्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये तो इनके टाइप हो गए पोटेंसी के बेस पे। अब हम बात करेंगे इनके लोकेशन पे बेस पे। ये तो पोटेंसी थी, इनकी क्षमता थी कि क्या बना सकती है, उसके आधार पर। अब कहां मिलती है, इनकी स्थिति कहां, लोकेशन क्या है, उसके बेस पर इनके टाइप पढ़ेंगे। किसके बेस पर पढ़ेंगे, इनके लोकेशन या स्थिति के आधार पर हम प्लेसेंटा के टाइप देखेंगे। जिनमें सबसे पहले आएगी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ऐसे स्टेम सेल जिसको अपन कहां से ऑब्टेन करेंगे, एम्ब्रियो से करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जैसे नाम है उसी प्रकार से इनके टाइप है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, यानी ऐसी स्तंभ कोशिकाएं जिनको भ्रूण से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्ब्रियो
स्टेम सेल विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ऐसी स्तंभ कोशिकाएं जो भ्रूण से प्राप्त होती है या भ्रूण से प्राप्त करते हैं उनको भ्रूणी स्तंभ कोशिका कहा जाता है। अब हमने बात की थी आईसीएम की, तो आईसीएम इनर सेल मास किसका पार्ट था? ये एम्ब्रियो का पार्ट था कि नहीं था? ऐसे हमने कहा कि ब्लास्टोसिस्ट, यहां पर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर एक सेल का ग्रुप जिसको मैंने क्या बोला? आईसीएम बोला। और ये क्या था? एम्ब्रियो था। किसको बोलेंगे? देखो जब से फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तब से लेकर जब तक वो यूट्रस के अंदर है तब तक वो एम्ब्रियो ही कहलाता है, यानी वो एम्ब्रियो ही है। तो एम्ब्रियो से अपन प्राप्त करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अगली आएंगी एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। दूसरी है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। इनको हिंदी में बोलेंगे भ्रूणीय जन कोशिकाएं। भ्रूणीय जन कोशिकाएं। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो लगभग ऑलमोस्ट जब 10 वीक का एम्ब्रियो होगा तो उसके अंदर गोनाड के राइज बन जाते हैं, उभार बन जाएंगे। और जब एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जहां पर गोनाड बन रहे हैं और वहां की अपन सेल लेंगे, वहां से जो सेल लेंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। देखो गोनाड है, गोनाड के अंदर कौन सी सेल मिलती है? जर्म सेल्स मिलती है, जनन कोशिकाएं मिलती है, क्योंकि वहां पर मेच्योर तो नहीं है लेकिन प्रीमोडियल जर्म सेल मिलती है। वो प्रीमोडियल जर्म सेल अपन निकाल ले, उनको प्राप्त कर ले तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। तो लिख सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनको भ्रूण के वर्षण व अंडा से, अब मेल है तो टेस्टिस हो जाएगा, फीमेल है तो ओवरी हो जाएगा, obtained from the testis and ovary of embryo। ऐसी स्तंभ कोशिकाएं जो गोनाड, गोनाड को किसके अंदर, गोनाड के अंदर कौन आएगा? मेल के अंदर कौन है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर कौन है? ओवरी। तो यदि एम्ब्रियो के गोनाड से अपन स्टेम सेल ले रहे हैं, यानी कि टेस्टिस या ओवरी से ले रहे हैं, तो ऐसी स्टेम सेल को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, भ्रूणीय जन कोशिकाएं। These stem cell obtained from the gonad या testis and ovary from embryo। इन स्तंभ कोशिकाओं को भ्रूण के जनद या अंडाशय व ओवरी से प्राप्त किया जाता है। तीसरी प्रकार की है फीटल स्टेम सेल। फीटल स्टेम सेल्स। फीटल स्टेम सेल किसको बोलेंगे? देखो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसकी जब कुछ मोर्फोलॉजी आकारिकी अपने अडल्ट के जैसी बन जाती है, मतलब वो देखने में अपने आकारिकी में अपने नाकनक्स के अंदर अपने माता पिता के, यानी जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की जैसे दिखने लग जाता है। ऑलमोस्ट 2 मंथ उसके बाद का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ऐसे कुछ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाते हैं। 2 महीने का जो भ्रूण होता है, 2 महीने के बाद में, ऑलमोस्ट बताया मैंने 2 मंथ का, 2 महीने का, उसके अंदर जब अपने पेरेंट्स के जैसे आकारिकी आ जाती है तो ऐसे एम्ब्रियो को, भ्रूण को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फीटस। भ्रूण को इसको क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। और जब हम किसी फीटस से स्टेम सेल को लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फीटल स्टेम सेल या फीटल स्टेम सेल बोलेंगे। जिस स्टेम सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फीटस। ये स्तंभ कोशिकाएं फीटस या भ्रूण से प्राप्त, फीटस से प्राप्त होती है।
चौथे जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट की बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी स्टेम सेल होती हैं जहां से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स, वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। नाम से पता चल रहा है कि कहां से प्राप्त करेंगे इसको, अडल्ट की बॉडी से प्राप्त करने वाले हैं। यानी अडल्ट की बॉडी के अंदर भी कुछ स्टेम सेल पाई जाती हैं, और जब अडल्ट की बॉडी से हम स्टेम सेल प्राप्त करते हैं तो इनको बोलेंगे अडल्ट स्टेम सेल। These cell obtained from the body of adult। इन कोशिकाओं को वयस्क के शरीर से प्राप्त किया जाता है। अब अडल्ट के अंदर कहां मिलेगी? अडल्ट के अंदर देखो जो बोन मेरो आता है, जो अपने बात की थी, बोन मेरो के अंदर क्या होती है? स्पेशल टाइप की स्टेम सेल, जो इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल होती है, उनको अपन अडल्ट की बॉडी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो जो टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट पड़ा, वो तो पोटेंसी के बेस पे था। अब अपन लोकेशन के बेस पे पढ़ रहे हैं कि कहां पर उपस्थित है, कहां से इनको अपन ले सकते हैं, उनके बेस पे ये 4 प्रकार की हो गई। अब इसके बाद में अपन देखेंगे स्टेम सेल के एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स, स्तंभ कोशिकाओं के अनुप्रयोग, या कह सकते हैं कि स्टेम सेल का अपन कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। देखो इनका स्टडी के अंदर यूज होता है। एकेडमिक यूज बोल सकते हैं अपन इसको। यूज इन स्टडी ऐसे लिख लीजिए, यूज इन स्टडी। अध्ययन में प्रयोग। देखो आज स्टेम सेल के आधार पर कई प्रकार की स्टडी हम कर सकते हैं, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, या कई प्रकार से हम ये देखते भी हैं, जैसे शुरू से अपन ने बात की कि अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग पोटेंसी है, पावर है बॉडी के ऑर्गन बनाने की। तो हम स्टेम सेल से वो स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी सेल किस प्रकार से कौन सा पार्ट बना रही है, और इसके अध्ययन से कई प्रकार के अनसुलझे जो पहलू होते हैं उनका अपन पता लगा सकते हैं। तो स्टडी के अंदर स्टेम सेल का यूज है। इसके अलावा ड्रग टेस्टिंग के अंदर ड्रग टेस्टिंग, औषधि परीक्षण के अंदर, या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। औषधि परीक्षण, देखो जो कई प्रकार के ड्रग्स बनाए जाते हैं, दवाएं बनाई जाती है, वो डायरेक्टली जैसे ह्यूमन पर अप्लाई नहीं की जाती है। उससे पहले की जाती है, उनको किसी वॉलेंटियर पे अप्लाई किया जाता है, जो प्रतिनिधि प्राणी जैसे चूहे पे किया, फिर सुअर पे किया, फिर मंकी पे किया, उसके बाद में ह्यूमन पर अप्लाई करेंगे। यदि उनकी बॉडी पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन की बॉडी पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई ड्रग होता है वो ह्यूमन की, जो एनिमल है, जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी बॉडी पर तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है ह्यूमन की बॉडी पर वो कोई नेगेटिव इफेक्ट दर्शा दे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल से किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेम सेल है, और उन स्टेम सेल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं। स्टेम सेल है, कोई ऑर्गन बना लिया, और इस पर क्या कर सकते हैं, फिर हम ड्रग की टेस्टिंग कर सकते हैं।
ड्रग को टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ह्यूमन के अंदर देखें जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के अंदर स्टेम सेल होती है। अब प्लेसेंटा के अंदर स्टेम सेल, और प्लेसेंटा से स्टेम सेल लेकर जिस भी एम्ब्रियो की प्लेसेंटा है उससे लेकर अपन यदि किसी ऑर्गन को बनाएंगे, अब मान लीजिए कोई भ्रूण है, उसकी जो प्लेसेंटा थी हम लेंगे तो उसकी प्लेसेंटा में उसकी बॉडी में जो ऑर्गन उनको बनाने वाले स्टेम सेल होंगे। अब ऐसे स्टेम सेल को अपन ले ले और फिर उनसे उस ऑर्गन को बना ले, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की बॉडी का कोई पार्ट बनाकर हम उस पर ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं, दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं, कोई भी जो केमिकल टेस्टिंग होती है, रासायनिक परीक्षण होते हैं, उनको अपन कर सकते हैं। तो इनमें भी स्टेम सेल का बड़ा यूज हो सकता है। तीसरा अपन देखेंगे तो बीमारियों के इलाज में, डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर, बीमारियों के इलाज के अंदर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्टेम सेल का। बोलो जी कैसे कर सकते हैं? स्टेम सेल से कैसे किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? देखो आपने सुना होगा एक डिजीज के बारे में, डायबिटीज। मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं। ये डायबिटीज रोग होता कैसे है? डायबिटीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो एक ग्लैंड होती है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज होगी, इस पेंक्रियाज के अंदर होती है कुछ सेल्स, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, इस प्रकार से। उनमें से पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, ये बीटा सेल्स है, ये सेक्रेशन करती हैं एक हार्मोन का, इस हार्मोन को बोला जाता है इंसुलिन। और जैसे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन होता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। और जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, यानी बीटा सेल काम करनी बंद कर दे, तो इससे क्या नहीं सेक्रेशन होगा? इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा। इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो ब्लड से जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वो सेल तक पहुंच नहीं पाएगा, और ये ग्लूकोज कहीं ना कहीं फिर क्या करेगा? यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलेगा, और इसी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज रोग बोल देते हैं। अब कैसा हो कि ऐसे पेंक्रियाज के अंदर स्टेम सेल से अपन क्या कर लें? बीटा सेल्स बना लें, यानी स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल से क्या कर लें? बीटा सेल का फॉर्मेशन कर लें। और यही जो बीटा सेल है हम क्या करें? बाद में पेंक्रियाज के अंदर इनको इंप्लेंट कर दें, यानी प्रतिस्थापित कर दें। तो इस डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसी डिजीज हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि इसके माध्यम से हम ऐसी जो क्रिटिकल डिजीज है उनका इलाज कर सकते हैं। ऐसी डिजीज जैसे पार्किंसन डिजीज होती है, ब्रेन की डिजीज होती है, पार्किंसन रोग होता है, उस रोग के अंदर भी ऐसा होता है, डोपामाइन सेक्रेशन करने वाली सेल काम नहीं करती है, तो ऐसी सेल को हम क्या स्टेम सेल के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो डिजीज का ट्रीटमेंट भी आने वाले समय में इससे पॉसिबल हो सकता है, डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर कर सकते हैं। अब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, अंग प्रत्यारोपण, अब किसी के अंदर हम ऑर्गन डालें तो क्या करना पड़ेगा? जैसे अपन ब्लड डाल दे तो बॉडी में एंटीजन मैच करते हैं, उसी प्रकार से देखेंगे तो एंटीजन मैच करने पड़ेंगे। हर किसी की बॉडी हर किसी की दूसरी बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में विभेद करती है, पता कर लेती है। बॉडी से जो भी भारी भाग आएगा उसको बॉडी क्या समझेगी? एंटीजन समझ लेगी, और जैसे ही एंटीजन समझ लेगी उसके खिलाफ वो क्या करेगी? एंटीबॉडी बना देगी, और वो एंटीबॉडी उसको खत्म कर देती है। तो ये भी इश्यू है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक एम्ब्रियो की मान ली प्लेसेंटा हमारे पास में, उसको प्रिजर्व करके रख रखा है। इन फ्यूचर वो बच्चा बना, बड़ा बना, उसके अंदर मान लिया किडनी फेल हो गई,
तो उसके प्लेसेंटा की स्टेम सेल से उसकी किडनी बनाई जा सकती है। यानी ऐसे ऑर्गन बनाए जा सकते हैं जिनको लेकर जो चैलेंज आते हैं, इश्यू आते हैं इम्यूनिटी को लेकर, वो भी नहीं आएंगे। तो यानी आने वाले समय में जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर भी स्टेम सेल का हो सकता है बड़े स्तर पर इनका यूज हो। ठीक है, तो मेजरली जो हमने देखा वो कौन कौन से थे कि अपन इसका स्टडी के अंदर या एकेडमिक इनका यूज हो सकता है, ड्रग टेस्टिंग के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं, डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर स्टेम सेल का हम यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा डायबिटीज के अंदर कि किस बीटा सेल को यदि अपन रिप्लेस कर सके इनके माध्यम से या कर दिया जाए तो इस बीमारी का भी इलाज हो सकता है। क्लियर है? तो ये था स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में आपको पूछा जाए तो स्टेम सेल की टाइप बता दीजिए। स्टेम सेल होती क्या ये हमने देखा कि ऐसी सेल जो अपने जैसी सेल बना सकती हैं और स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं, उनको अपन स्टेम सेल बोलते हैं। टाइप क्या होता है उनके? पोटेंसी के बेस पे टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट हो गया। टोटिपोटेंट किसको बोला? जो कंप्लीट बॉडी बना सकती है, जैसे जाइगोट हो गया, ये टोटिपोटेंट हो गई। प्लूरिपोटेंट किसको बोलेंगे? इनकी पोटेंसी थोड़ी कम होगी, कंप्लीट बॉडी नहीं बना पाएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है, जैसे आईसीएम होता है। यानी आईसीएम की सेल होती है, उनके अंदर एम्ब्रियो बनाने की क्षमता लेकिन प्लेसेंटा बनाने की क्षमता नहीं है, तो टोटिपोटेंट की तुलना में थोड़ी पोटेंसी इनकी कम हो गई। अनेक क्षम या मल्टीपोटेंट किसको बोला? जिनसे कुछ ही सेल या कुछ स्पेशल सेल का जो फॉर्मेशन कर सकती हैं, मोस्टली बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, तो उनको अपन मल्टीपोटेंट, जैसे एरिथ्रोपोएटिक स्टेम सेल। इसके बाद में इनकी लोकेशन के बेस पे देखिए हमने स्थिति के आधार पर कि कहां से अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका यानी भ्रूण से प्राप्त कर सकते हैं, यानी एम्ब्रियो से प्राप्त कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक जन कोशिका, भ्रूणीय जन कोशिका, जर्म सेल, मतलब गोनाड से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको बोला हमने ये। तीसरी कौन सी थी? फिटल स्टेम सेल, कि फिटस से प्राप्त करेंगे। फिटस किसको बोलेंगे? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो आकार में मोर्फोलॉजी के अंदर या कहेंगे कि नौक नक्शे के अंदर, यानी अपनी जो आकार होता है देखने में बता सकते हैं कि ये ह्यूमन का है, ऐसी कंडीशन में जब आ जाता है उसको फिटस बोलते हैं। फिटस को अपन स्टेम सेल बोल देंगे, फिटस स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल, अडल्ट की बॉडी से यदि प्राप्त करेंगे, क्योंकि अडल्ट के भी बोन मेरो के अंदर कुछ स्टेम सेल होती है, उस स्टेम सेल को अपन प्राप्त कर सके तो उनको बोलेंगे अपन अडल्ट स्टेम सेल। इसके बाद में इनकी एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन पर हमने बात कर ली। ठीक है, इनकी क्या क्या यूज हो सकते हैं, कहाँ का इनका अपन अनुप्रयोग कर सकते हैं। स्टडी के अंदर इनका यूज है, ड्रग टेस्टिंग के अंदर है, और डिजीज ट्रीटमेंट के अंदर स्टेम सेल का यूज है, वो कर सकते हैं। तो ये था स्टेम सेल। यदि इस पे आपको पूछा जाए तो आप इतना इसके अंदर नोट कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।